अच्छा जी, तो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, स्टार्ट किया था एक ऑर्गेनाइजेशन है जी सार्क, क्योंकि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन रह गई थी। आपको पता है पहले लेक्चर हमने दिया हुआ है इस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पे, उसमें यूएनओ स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, उसके साथ जो है वो नेटो और जो है कि उसमें जो आप कह सकते हैं कि ये साउथ ईस्ट एशियन जो एसोसिएशन थी सार्क के साथ अपना आसियान वगैरह जो है उनको डिस्कस किया था। लेकिन सार्क से हम स्टार्ट लेते हैं, तो इंशाल्लाह जो है कि इसके साथ साथ जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सिंपल आपने याद रखना है कि सार्क जो है ये साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है जी, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जो है। अब पहली चीज है कि ये बनी कब थी, तो ये बनी है 1985 में। इसका पहला इजलास जो है वो ढाका में हुआ था जी, बांग्लादेश, ध्यान में रखिएगा। और दूसरा इसका इजलास इंडिया में हुआ था। तीसरा जो है वो नेपाल है जी, नंबर 3 पे आया था नेपाल। लेकिन आप याद रखिएगा कि नंबर 4 पे जो है वो आया है पाकिस्तान। 1988 में पाकिस्तान जो है नंबर जो है कि नंबर 4, चौथा इजलास पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में इस वक्त जो इसके इजलास हो चुके हैं वो 3 है जी, क्योंकि एक जो है वो नंबर 4 वाला है जी, एक नंबर 12 वाला है। यानी 2004 में एक हुआ था जी जो इसका दूसरा इजलास आप कह सकते हैं पाकिस्तान में, और एक 2016 में जो इसका तीसरा है जी। तो आप याद रखिएगा कि टोटल जो इजलास हुए हैं वो पाकिस्तान में 3 है जी। लेकिन ये तीसरा जो है ये कैंसिल हो गया था, क्योंकि इंडिया ने इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की, जिस बेस पे 2016 में ये समिट जो है वो पाकिस्तान में हुई तो थी। लेकिन ये 19वां था पाकिस्तान के अंदर जो है, लेकिन ये ओवरऑल 19वां इजलास होना था सार्क का, लेकिन ये हो नहीं सका। तो आप याद रखिएगा कि सार्क जो है ये साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है जी, नेपाल, खटमंडू। खटमंडू जो है वो आपने याद रखना है कि नेपाल का हेडक्वार्टर है जी। तो आप ये देखिएगा जी, ये तो थी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम जो है वो सार्क है जी। अब मैं आपको कुछ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जी जो बैंक्स वगैरह भी हैं उनकी तरफ ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आती है जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। क्योंकि हमने जो एक्सप्लेन करने वाली होंगी वो इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। कुछ का ये होगा कि जस्ट उनका नाम, उनका हेडक्वार्टर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको होता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपने याद रखना है WTO जो है इसका ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, और ये बनी कब थी, तो आपको पता है कि जिनीवा, जिनीवा के अंदर है जी, क्योंकि जिनीवा में काफी सारे हेडक्वार्टर हैं जी, जिनीवा में है। और ये 1995 में बनी है जी, हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड है। आपको पता है कि जैसे कि WTO है ना जी, इसी तरह WHO है जी, WTO है जी, ILO है। इसी तरह आप देखें तो रेड क्रॉस है। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, जिनीवा। इसे सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस बोला जाता है, कॉन्फ्रेंसेस का शहर है जी स्विट्जरलैंड, जिनीवा जो है। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे है जी। और इसके करंटली जो मेंबर्स हैं ना जी, आपने याद रखना है 164 हैं जी WTO के। तो आप ये देखें तो इसमें जो रिसेंट जो ऐड हुए हैं मुमालिक, उनमें एक अफगानिस्तान है और दूसरा है लाइबेरिया। तो ये याद रखिएगा WTO बेसिकली ट्रेड के लिए ये सेटअप है जी। इसमें दुनिया में ट्रेड को बढ़ाने के लिए ट्रेड की पॉलिसीज जो है कि उसके रेलिवेंट ये काम करती है जी। दुनिया के अंदर जो है वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर वो इसका काम है बेसिकली। लाइबेरिया, लाइबेरिया जो है वो 60, आप देखें तो जो है कि 64 पे वो आ जाता है जी। और अफगानिस्तान जो है वो मतलब है कि
अपना पहले जो है वो 63 पे लाइबेरिया था, और आप देखें कि 2016 में अफगानिस्तान जो है उसका मेंबर बना था जी, ये 20 जुलाई 2016 में। ठीक है जी, वो इसका 64 है, लाइबेरिया इसका जो है वो 63 मेंबर है जी, तो मतलब रिसेंट उन्होंने ज्वाइन किया जी। अच्छा जी, अब एक छोटा सा आप देखें कि क्योंकि जस्ट इतना जनरल जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीजें पूछी जाती हैं, तो अभी आपको मैं ले चलूंगा एक बैंक की तरह, क्योंकि 2-3 बैंक जो है ना उनके बारे में क्वेश्चन आता है, जैसे कि अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है जी। आपने याद रखना है कि जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है ना जी, इसी तरह को होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आएगा, इसी तरह इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी आएगा, और इसी तरह आप देखें तो यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक है। तो इस तरह ये काफी सारे ना बैंक है, इनकी जस्ट ये बने कब थे और इनका हेडक्वार्टर कहां पे है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। तो अब याद रखिएगा कि जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है ये 1963 में बना था। 1963 में आप याद रखिएगा 4 अगस्त को, और आप ये याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है जी, इसका हेडक्वार्टर है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट आपने याद रखिएगा, अब इसका नाम जो है वो कोट डिवोरे है। आइवरी कोस्ट का नाम चेंज हो गया हुआ है और इसका नाम कोट डिवोरे है जी, लेकिन उस वक्त इसका नाम जो था वो आइवरी कोस्ट था, और उस वक्त इसका कैपिटल क्या था, आबिदजान। आबिदजान। तो अब याद रखिएगा कि अब क्योंकि कोट डिवोरे का कैपिटल चेंज हो गया जी, अपना आइवरी कोस्ट का नाम ही चेंज हो गया है, इसका नाम जो है वो कोट डिवोरे है और इसका कैपिटल यामोसुक्रो है जी, लेकिन जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है वो आबिदजान में है, ये याद रखिएगा, आबिदजान। तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक 1963, आप ये ज़हन में रखिएगा। इसी तरह आप देखें तो एक आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये कब बना था जी, 1966 में बना था जी। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये 22 अगस्त को 1966 में बना था जी, 22 अगस्त 1966, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मैनीला, मैनीला फिलिपाइन है जी, यहां पे ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है जी। आपने याद रखना है इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं जी एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो 67 मेंबर हैं जी इसके, जिनमें से आपको पता है 48 जो है ना वो एशिया में से है, और बाकी जो है वो आपने याद रखना है 19 जो है ना वो कहां से है जी, आउट ऑफ जो है वो एशिया है जी। तो टोटल बेसिकली आप याद रखिएगा कि 67 मेंबर हैं जी। अच्छा जी, और आपको पता है कि ये जो हमारे मुल्क की जो कह सकते हैं कि जो मेट्रो ट्रेन है अपना पेशावर वाली, उसमें कौन सपोर्ट कर रहा है जी, वो स्पॉन्सर किया है वो एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसी तरह आप देखिएगा कि एक बैंक है जी यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यूरोप के लिए जो बना है जी, उसका आप देखें, ये जो बैंक होते हैं ये बेसिकली खास एरिया को फिर वो क्या करते हैं जी, लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आपने याद रखना है जी, यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन है, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है जी। डेवलपमेंट। तो आप याद रखें कि ये जो बैंक है ना, इसको हम इसका एब्रीविएशन वो देते हैं EBRD, यूरोपियन जो है बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है, आप याद रखिएगा इसका ये बना था 1991 में, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, लंदन यूके के अंदर है जी। तो ये याद रखिएगा जी, यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक जो है
इसी तरह एक और बैंक है जी जिसे हम बोलते हैं इस्लामिक बैंक जो है। तो इस्लामिक बैंक का जो है वो आपने याद रखना है जी कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, ये 1975 में बना था। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है जी। आईडीबी, वो एडीबी था ना जी, ये आईडीबी है जी। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक 1975 में बना है जी। और आपने याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, जद्दा। आईडीबी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है वो आप ध्यान में रखिएगा कि कहां पे आता है जी, जद्दा में इसका हेडक्वार्टर है जी। इसी तरह आपने याद रखें कि दो और बड़े इदारे हैं जी जो लोन के लिए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनका मतलब है कि जिक्र आता है जी, तो इनको डिस्कस करते हैं। अब देखिए कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं जी। आईएमएफ जो है आपने याद रखना है कि ये बनी कब थी जी आईएमएफ, और इसका रिसेंट जो है वो क्वेश्चन आ जाता है कि ये इसका जो है वो एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है जी, क्योंकि इसका ये क्वेश्चन कई दफा आया चुका है जी। तो 27 दिसंबर 1945 को ये बनी थी जी आईएमएफ। और आपने याद रखना है इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का आपने याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी जो है ना वो इनका हेडक्वार्टर है जी, वाशिंगटन डीसी में। आप ये देखिएगा कि आईएमएफ को अभी जो इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है वो बुल्गारिया से एक लेडीज है जी, उनका नाम याद रखें जी, मैं लिख देता हूं यहां पे, क्रिस्टलीना है जी, क्रिस्टालीना, ठीक है जी, जॉर्जिया के नाम से है, क्रिस्टालीना जॉर्जिया, ये बुल्गारिया से हैं जी बेसिकली, जो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जी। अब याद रखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये काम क्या करता है जी, ये छोटे कर्जे देता है जी, छोटी मतलब है प्रोजेक्ट के लिए, और उनकी ड्यूरेशन थोड़ी होती है, और शॉर्ट लोन है आप कह सकते हैं जी, और छोटे प्रोजेक्ट जो है ये आईएमएफ जो है वो करता है। इसी तरह अगर इससे देखा जाए तो इसके साथ दूसरी जो फर्म है उसका नाम क्या है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है ये बड़े लोन देता है जी, बड़े प्रोजेक्ट के लिए, और उनकी ड्यूरेशन भी लंबी होती है। ये आप याद रखिए, दोनों में फर्क है, देते दोनों ही लोन है, लेकिन आईएमएफ जो है ये शॉर्ट जो है ना वो समझ ले के छोटे लोन छोटे होते हैं और ड्यूरेशन भी थोड़ी होती है। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है जिस तरह डैम बनाने के लिए और मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है उनको चलाने के लिए कौन लोन देगा जी, वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक आप याद रखें तो ये बेसिकली जुलाई 1944 को मतलब है कि इसकी फॉर्मेशन है जी। और इसका जो आजकल हेड है जी, प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक का, उसका नाम है डेविड मालपास जी जी। डेविड मालपास जो है ये यूएस से है जी, तो रिसेंट ये मतलब है कि इसको चला रहा है जी। तो आप याद रखिएगा कि यूएस में ही हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में ही है जी, वर्ल्ड बैंक का भी और आईएमएफ। अच्छा जी, अब ना कुछ आपको लेके चल रहा है जी कि जो खेलों के रिलेटेड है ना चीजें, जैसे कि आप देखें कि ओलंपिक्स है, इसी तरह आप देखें तो फीफा है, आईसीसी है, उनको थोड़ा आपको डिटेल करवाएंगे जी गेम्स के, क्योंकि हमारे यहाँ ये रहता ही उस पोर्शन जो था वो गेम्स के रेलिवेंट था, तो इसको हम अब आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं जी। सबसे पहले आप देखें तो एशियन फुटबॉल एसोसिएशन है जी, एएफसी, एएफसी एशियन फुटबॉल जो है वो मतलब है कि कन्फेडरेशन, फुटबॉल एसोसिएशन या कन्फेडरेशन है जी, एएफसी। ये बनी थी जी 8 मई 1954 को। अब याद रखिएगा 1954 में बनी थी एएफसी, और इसका हेडक्वार्टर मलेशिया का जो शहर है कुआला लंपुर। कुआला लंपुर जो है ये आपने याद रखना है कि ये मलेशिया का
हेडक्वार्टर रहा है जी। अभी भी कुछ पोर्शन इसका मतलब है कि एज ए कैपिटल में यूज होता है, क्योंकि आपको पता है पुत्राजाया अब कैपिटल बन गया है, लेकिन अभी कुछ दफातर जो है वो कुआलालंपुर में ही है जी। तो यहाँ पे आपने याद रखें कि इसके मेंबर जो है वो 47 है जी। एशियन जो फीफा वाले हैं जी, AFC, आपको पता है कि एशियन जो है वो फुटबॉल कन्फेडरेशन है जी। तो आपने याद रखना है कि फाउंडिंग मेंबर जो है वो 12 हैं। 12 फाउंडिंग मेंबर हैं इसके, जिनमें पाकिस्तान भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में आता है जी। 12 टोटल 47 है, लेकिन 12 जो है वो इसके फाउंडिंग मेंबर्स में आते हैं। तो ये का कन्फेडरेशन है जी फुटबॉल के लिए। लेकिन असल में जो फीफा है उसका अगर आपको बताया जाए कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा, आपने याद रखना है कि ये इंटरनेशनल जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 1904 से जो है कि ऑर्गेनाइजेशन है जी। इसकी जो अब याद रखिएगा कि 21 मई 1904 से मतलब है कि फीफा का काम चल रहा है जी। लेकिन इन्होंने सबसे पहला जो फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था वो 1930 में। आपको पता है कि यूरुग्वे ने किया था जी 1930, पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है 1930 में हुआ था यूरुग्वे। अब यूरुग्वे आपको पता है कि साउथ जो है ना, यूरुग्वे साउथ अमेरिका का कंट्री है जी। यूरुग्वे पहला वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज भी, होस्ट भी उसने किया था और जीता भी उसने था जी। तो ये याद रखिएगा कि फीफा वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, और आपको पता है कि 2022 में फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में, और 2026 में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि कनाडा, US और मैक्सिको। क्योंकि ये तो आपको बताइए जी कतर वाला, तो ये याद रख लीजिएगा जी, क्योंकि अभी 2018 वाला जो था वो रूस में हुआ था, रशिया में, और 2014 वाला आपको पता है ब्राजील में हुआ था। 2026 वाला जो है ये कनाडा में, कनाडा, US और मैक्सिको, उनके दरमियान जो है वो आएगा जी। और आपको पता है कि इसका जो हेड है जी उसका नाम गियानी इन्फेंटिनो के नाम से है जी। ये बेसिकली आप याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड का है जी। गियानी इन्फेंटिनो, ये बंदा आपने याद रखिएगा कि जी ये स्विट्जरलैंड से है जी, और वो हेड है आजकल फीफा का। तो 2000 मतलब है कि 14 में मैंने आपको बताया था ना ब्राजील, फिर 2018 में रशिया, और 2022 में कतर, और 2026 में ये US, कनाडा और मैक्सिको। तो ये था फीफा। इसी तरह अगर आप देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जी, ICC। आपको बताना चाहिए कि ICC जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो 15 जून को ये बनी है जी, 15 जून 1909 में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब ये 2005 से इनका हेडक्वार्टर जो है वो पहले लंदन में था, लेकिन अब कहां पे है जी, दुबई में। 2005 से ये कहां चले गए जी, दुबई। इसके टोटल जो मेंबर्स है ना जी वो 106 ममालिक हैं। लेकिन आप याद रखें कि जो फुल मेंबर्स जिन्हें हम बोलते हैं ना जी, वो बेसिकली इसके 10 हैं जिन्हें मतलब टेस्ट स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरह की जो है ना वो इसके कितने आते हैं जी, वो 10 हैं जी। यहाँ पे ना जिक्र आता है कि जो वर्ल्ड जो टीमें है ना उनको अगर आप देखें तो तकरीबन जो UK की टीम है ना जी वो जो बनती है उसका आपने याद रखना है, क्रिकेट टीम वो तकरीबन 1846 में उसका टीम बनती है जी। प्रॉपर जो टीम है 11 प्लेयर जो बने हैं UK क्रिकेट टीम, वो आपने याद रखिएगा 1846 में है जी।
उन्होंने पहला जो टूर किया था वो आपने याद रखें कि 1859 में किया था जी। वो नॉर्थ अमेरिका गई थी जी टीम, क्योंकि उधर जाके उन्होंने क्रिकेट खेली थी। पहला टूर आउट मतलब ओवरसीज टूर आपने याद रखना है यूके की टीम का, वो बनती 1846 में। प्रोसेस तो पीछे है और भी, लेकिन जो प्रॉपर एग्जैक्ट फॉर्म में आती है वो 1846 है जी। और उसके बाद इनका टूर जो है वो पहला टूर इन्होंने वहां पे किया था जी। अगर आप देखें तो टीम ऑस्ट्रेलिया जी के, आपको पता है कि 1877 में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला है जी इन्होंने, इंग्लैंड वालों ने। तो उनकी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना वो 1876-77 में फॉर्मेशन होती है जी उसकी। और 1877 में आपको होता है कि इनका मैच भी होता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह अगर आप देखें टीम इंडिया को देखें तो आपने याद रखना है कि टीम इंडिया जो है उसकी जो स्टैब्लिश हुई थी वो 1926 में हुई थी, लेकिन उनको जो टेस्ट स्टेटस मिला था वो 1932 में मिला था। 1932 में उनको स्टेटस मिला था एज ए जो है टेस्ट जो है क्रिकेट टीम। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने पहला टेस्ट इंडिया की टीम ने कब जीता था? 1952 में। आपको पता है पाकिस्तान को उन्हें हराया था जी, पाकिस्तान को। आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम तो 1947 में बन गई थी, लेकिन उसको भी टेस्ट स्टेटस कब मिला है जी? 1952 में। ये इंडिया के साथ हमारा पहला मैच हुआ था, टेस्ट मैच, जिसमें इंडिया ने हमें हराया था जी। तो याद रखिएगा पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस 1952 में मिला है। तो उसके बाद फिर आगे टीम हमारी जो है वो चलती गई है जी। पाकिस्तान का टेस्ट स्टेटस आपने याद रखना है जी कि ये 52 में है जी। ये तो था जी थोड़ा सा आपको आईसीसी के रेलिवेंट था जी। उनके मतलब है कि प्रेसिडेंट जो है वो आपको पता है कि यहाँ पे जो चेयरमैन का था शशांक मनोहर जो है वो था, लेकिन उसको रिजाइन करके अभी जो टेम्परेरी तौर पे है वो आपने याद रखना है इमरान ख्वाजा वो चला रहा है जी। क्योंकि हांगकांग से है इमरान ख्वाजा और वो टेम्परेरी तौर पे, पहले शशांक मनोहर जो है ये इंडिया से था जी, तो कहते हैं कि वो हटा दिया गया है और उसकी जगह पे इमरान ख्वाजा जो है वो टेम्परेरी तौर पे इसको रन कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आप देखिए तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है जी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आप IOC कह सकते हैं जी, एब्रीवेशन जो है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जी। और ये कब से है जी? आप याद रखें कि इंटरनेशनल जो है IOC, वैसे तो आपको पता है ओलंपिक स्टार्ट हुई थी 776 BC में, 776 BC में स्टार्ट हुई थी। लेकिन मॉडर्न ओलंपिक्स आपने याद रखना है कि ये 1896 में हुई है जी। लेकिन जो फॉर्मेशन है इसकी ओलंपिक कमेटी की वो आप याद रखिएगा कि 23 जून 1894 में है जी, क्योंकि इसकी बेस पे फिर 1896 में ओलंपिक्स हुई थी जी, एथेंस ओलंपिक्स। मॉडर्न 1896 में, क्योंकि पहले ये BC में थी, ओल्ड ओलंपिक्स थी, लेकिन खत्म हो गई। मॉडर्न ओलंपिक्स आपने याद रखना है जी। मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में आपको पता होना चाहिए कि ये विद द हेल्प ऑफ जो है वो फ्रांस जो है पेरी डी कोबर्टन बंदे का नाम था, उसकी तावन से फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स बोला जाता है जी, पेरी डी कोबर्टन। इसको मतलब है कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स भी बोला जाता है जी, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। ये फ्रांस का था और इसकी तावन से जो है वो दोबारा आगाज हुआ जी। और ओलंपिक्स की जो फॉर्मेशन हुई है वो बेसिकली आपने याद रखना है कि वो होती है 23 जून 1894। अच्छा जी, अब आप ये देखें तो ओलंपिक्स जो है उसमें इवेंट्स जो है वो और ऐड हुए हैं जी। आपको पता है पहले सिर्फ और सिर्फ क्या होती थी? समर ओलंपिक्स होती थी जी, समर का इवेंट होता था। जैसे कि आपको पता है कि ये 2000
2016 में ओलंपिक्स हुई थी ब्राजील में समर ओलंपिक्स, और 2020 में होनी थी जापान टोक्यो। लेकिन आपको पता है 2020 की जो है वो आगे 2021 में ट्रांसफर हो गई क्योंकि कोरोना की वजह से। तो आप याद रखिएगा कि ये जो समर ओलंपिक्स है इसके साथ विंटर ओलंपिक्स का भी आ गया था जी। 1924 में विंटर ओलंपिक्स का आगाज हुआ है। आपको होता है कि 1908 में हॉकी को शामिल कर दिया गया ओलंपिक्स में। अभी तक क्रिकेट शामिल नहीं हुई है ओलंपिक्स में, लेकिन हॉकी जो है वो शामिल है जी। तो 1908 में हॉकी शामिल हुई है, 1924 में ओलंपिक्स में विंटर ओलंपिक्स आ गई थी जी। और आप याद रखें कि जो पहली ओलंपिक्स है जी विंटर ओलंपिक्स, वो फ्रांस में हुई थी जी। ठीक है जी। तो फर्स्ट जो विंटर ओलंपिक्स में है वो फ्रांस के अंदर हुई है जी। और आपने याद रखिएगा कि एक जो है ना विंटर ओलंपिक्स जो होंगी आगे 2022 में जो है वो बीजिंग में है जी विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, बीजिंग में चाइना में। और 2026 में जो होंगी ना विंटर की, वो बेसिकली कहां पे होनी है जी, वो आपने याद रखिएगा इटली। 2026 में जो होंगी वो इटली में होंगी। तो ये सिंपल सा आप याद रखें कि 2021 में बेसिकली 20 में होनी थी जापान में, और आगे 2024 में जो ओलंपिक्स होनी थी वो आप ये देखिएगा कि वो कहां पे है जी, वो पेरिस फ्रांस। ठीक है, ये 4 साल बाद टूर होता है जी। टेन्योर आपने ये भी याद रखना है कि ओलंपिक्स में 5 जो है ना वो ऐसे सर्कल से लगे हुए हैं। ठीक है जी। ये किन के होते हैं जी, आपने याद रखना है कि ये किसको शो करते हैं, ये बेसिकली 5 कॉन्टिनेंट को शो करते हैं जी। कैसे? एक में आप देखिएगा ये मिसाल है एशिया है, तो दूसरा यूरोप है, तीसरा अफ्रीका है, और चौथा आपने याद रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये वाला जो है ये अमेरिका। ठीक है जी, अमेरिका दोनों को इकट्ठा कर देता है जी। तो बर्रे आजम अमेरिका जो है वो उसको शो कर देता है, क्योंकि जो बर्रे आजम अंटार्कटिका है तो उसमें कोई आबादी नहीं है जी। तो इस वजह से 5 जो है ना वो ऐसे दायरे लगते हैं जी ओलंपिक्स के। तो आप याद रखिएगा कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है, एशिया, 4 ए ही लग जाएंगे जी। और एक जो है वो क्या है जी, यूरोप। तो ये था जी। आपने एक इसमें चीज और ऐड आपने करनी है, एक और ओलंपिक है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक्स। ओलंपिक्स जो है वो आपने याद रखिएगा कि वो बेसिकली माजूर लोगों के लिए, जो लोग मतलब माजूर हैं जी, उनके लिए भी एक ओलंपिक्स में एडिशन आया जी। ये 1989 में आई है जी पैरा ओलंपिक्स जो है, ये 1989 में। और इनका बकायदा जो बाकी तो ओलंपिक्स जो है वो इकट्ठी हैं जी, उनका एक ही जगह पे, क्योंकि आपको पता है कि ओलंपिक्स जो ओवरऑल ओलंपिक्स हैं ये लुजाने शहर में इनका हेडक्वार्टर है। आपको पता है स्विट्जरलैंड का शहर है लुजाने, ये स्विट्जरलैंड का, यहां पे इनका हेडक्वार्टर है जी। तो दूसरा आप याद रखिएगा कि जो दूसरी ओलंपिक्स है ना जिन्हें हम पैरा ओलंपिक्स बोलते हैं, ये वाली जो है ये आपने याद रखना है कि इनका हेडक्वार्टर और है जी। ये पैरा जो है इनका आपने याद रखना है बोन शहर है जर्मनी, हेडक्वार्टर बोन शहर में है जी। और 22 सितंबर को 1989 में ये बनी है जी। ये मतलब है कि माजूर लोगों के लिए। तो आप याद रखिएगा कि ये 1989 जर्मनी के अंदर है जी। और आप याद रखें कि ये मतलब है कि ऑर्गेनाइज करती है हर साल। और 2022 में इनका भी जो इवेंट है वो बीजिंग में ही होगा। विंटर ओलंपिक्स भी यहाँ पे ही होनी है और पैरा ओलंपिक्स भी बीजिंग में ही होंगी जी। बोन सिटी जर्मनी का? जी जी, बोन शहर आपको पता है कि जर्मनी का है। ये वेस्ट जर्मनी का कैपिटल भी रहा है जी बोन। आपको पता है कि एक जमाना था जब क्या हो गया जी कि वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी बने थे, तो वेस्ट जर्मनी का कैपिटल क्या था, बोन। अच्छा जी, आप आगे देखें तो एक दो ना ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करूंगा। वो है तो हमारे इस अंदाज में है कि जी जो ना सियासी है जी, गेमों से हटके अगर आप देखें तो उनको एक आती थी सीटो और एक है सेंटो।
अब कहते हैं ये इन दोनों का ना बड़ा पूछा जाता है जी, सीटो और सेंटो। आपको होता है कि सीटो से बनता क्या है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जी, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जी। आपने याद रखेगा कि ये एक पैक्ट हुआ था 8 सितंबर 1954 को मनीला के अंदर, 8 सितंबर 1954 मनीला। आपको पता है मनीला कहाँ का हेडक्वार्टर है जी, ये बेसिकली फिलिपाइन का कैपिटल है जी, मनीला। और ये स्टार्ट तो हुई थी 1954 में, लेकिन 30 जून 1977 में जो है कि ये खत्म हो गई थी जी। ये 8 नंबर कौन सी डेट है जी? 8 सितंबर 1954 को तो बनी थी ना जी, मनीला पैक्ट हुआ था, लेकिन 30 जून 1977 में ये क्या किया गया जी, ये खत्म कर दी गई। और आपने याद रखने कि इसके 8 मेंबर थे और इसका हेडक्वार्टर जो है वो क्या था जी, बैंकॉक, थाईलैंड। ये बेसिकली डिफेंस एक तरह समझ लें कि एक ना नेटो टाइप जो है ना, ये एग्रीमेंट था कि जी डिफेंस करेंगे हम मुमालिक मिलके। इसमें कौन कौन से मुमालिक थे जी, आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ये बेसिकली मतलब है कि काउंटर करने के लिए था। आप ये देखिएगा कि ये काउंटर करने के लिए था बेसिकली रशिया को, और मतलब डिफेंस। बैंकॉक इसका हेडक्वार्टर था पहले था जी, मतलब है कि बैंकॉक इसका हेडक्वार्टर है थाईलैंड का, यानी कि सीटो का हेडक्वार्टर बना ना जी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और जिसका हेडक्वार्टर आपने याद रखना है कि कहां पे था जी, बैंकॉक। और इस तरह की थी कि ये इनको मतलब करने के लिए थी कि सिक्योरिटी डिफेंस देंगे। जैसे आपको बताया कि नेटो जो है उसका भी एक ही मकसद है कि उसको बनाया गया था 1949 में, ताकि हम क्या कर सकें जी, कि काउंटर कर सकें रशिया को। तो आप याद रखिएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1977 तक चली है जी, और उसके बाद ये एंड हो गई। इसी के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन आई है जिसे हम बगदाद पैक्ट भी बोलते हैं जी, सेंटो। 1955 में जो है वो सेंटो बनी है जी, 1955 में आपने याद रखिएगा कि सेंटो जो है वो बनती है जी, और 1979 तक चलती है सेंटो। अब ये देखिएगा कि ये जो सेंटो थी ना, इसको मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता था जी। इसका पहले नाम जो पड़ा हुआ था ना, इसका अभी तो आप देखेंगे तो हम बोलते हैं जी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसको पहले इसको नाम दिया गया था मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपने याद रखिएगा कि इसका पहला नाम था, क्योंकि आपने याद रखें कि 1959 में बगदाद के अंदर इराक में ये मतलब मुआहदा हुआ था जी सेंटो का, और इसको बगदाद पैक्ट भी बोला जाता है जी। आपको पता है कि बगदाद शहर जो है ये इराक का कैपिटल है, अरूसुल बलाद बोला जाता है जी, और ये सिटी ऑफ पीस भी है। तो बगदाद पैक्ट आपने याद रखना है, ये सेंटो के लिए मशहूर है। मनीला पैक्ट आ जाए तो वो सीटो के लिए मशहूर है। अब क्या है जी कि ये भी बेसिकली इसमें कौन कौन से मुमालिक थे जी, इसमें तुर्की था, तुर्की, ईरान, इराक, पाकिस्तान और यूके। अब याद रखिएगा कि पाकिस्तान था जी और यूके। आपको पता है यूएस भी मशवरे में शामिल था, लेकिन वो थोड़ा डिले हो गया जी, पीछे रह गया। तो इस वजह से आप याद रखिएगा कि होता क्या है जी कि ये शुरू हो जाती है और 1955 से 1979 तक चलती है।
पहले इसका नाम मिडल ईस्ट जो है वो ट्रीटी जो है कि ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रखा गया, बगदाद पैक्ट हुआ था। लेकिन 1959 में इराक जो है ना उसने इससे विड्रॉ कर लिया, जिस बेस पे क्या है जी कि इसका कैपिटल जो है वो आपने याद रखना है, तुर्की के शहर है अंकारा, वहां पे जी शिफ्ट हो गया जी। तो आप याद रखिएगा 1959 में इसका कैपिटल जो है वो बगदाद से कहां चला गया जी, 1959 में अंकारा चला गया। तो इस तरह आप याद रखिएगा कि ये खत्म क्यों होती है। आपको पता होना चाहिए कि 1979 जब ईरान में रेवोल्यूशन आ गया तो उस बेस पे क्या हो जाता है जी कि शाह जो है वो ईरान, मोहम्मद रजा खान पहलवी, ठीक है जी, वो अहमद रजा खान जो अहमद रजा पहलवी था उसके वालिद का अपना बेटा मोहम्मद रजा खान पहलवी जो है वो जी उसका बेटा था मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा जो है आपको पता है कि 1941 से ये चला आ रहा था जी, पहलवी रूलर जो है। तो आप याद रखिए कि 1979 में जब इमाम खुमैनी का रेवोल्यूशन आ गया उसकी बेस पे इसकी शाह की गवर्नमेंट खत्म हो गई। तो शाह के जाने के साथ जो है वो ईरान किससे निकल गया जी, ईरान सेंटो से निकल गया, जिस बेस पे क्या हो जाता है कि फिर ये डिसॉल्व हो जाती है। तो आप याद रखिएगा कि सेंटो से जब ईरान निकला तो उसके बाद ये मुआहदा भी खत्म हो गया जी। 16 मार्च 1979 को ये खत्म हो जाती है जी। तो आप याद रखिएगा 1979 डिसॉल्व हो गई जी। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उनका पूछा जाता है कई दफा ये कि बगदाद पैक्ट है या मनीला पैक्ट है या सीटो क्या थी या सेंटो क्या थी। तो ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन आपने याद रखनी है, ये दोनों जो है ये इन ममालिक के दरमियान इनका एग्रीमेंट थे, लेकिन ये अब खत्म हो चुकी हैं जी। पाकिस्तान इसमें शामिल था जी जी दोनों में शामिल था पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन है जी जिसका नाम था आरसीडी। आरसीडी आपको पता है रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट के नाम से मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें पाकिस्तान और उसके साथ आगे ईरान था। आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन ये बनी थी 1964 में, और आपको पता है कि यही चीज 1985 में जाके बन गई थी ईसीओ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये देखें कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो तेहरान, ठीक है ना जी, तेहरान के अंदर है। ईसीओ का भी और आरसीडी का भी था, क्योंकि पाकिस्तान, ईरान और टर्की चाहते थे कि एक रोड बनाया जाए जो मतलब है कि तीनों मुल्कों को आपस में कनेक्ट करे और इकोनॉमी को बेहतर किया जाए। लेकिन आपको पता है कि ये जब रेवोल्यूशन आ गया, ईरानी रेवोल्यूशन आया, तो उसकी बेस पे फिर ये सारे मुआहदे जो है वो फिर डिस्टर्ब होते गए। 64 के बाद फिर 85 में इसका ईसीओ रख दिया गया और इसके मेंबर की तादाद जो है वो भी बढ़ा दी गई। तो अब ये देखिएगा कि ये मतलब है उस दौर में डेवलपमेंट जो है वो हो रही थी जी। एक कोलंबो प्लान भी है जी, आपने याद रखना है कि ये भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई थी उस दौर में 1950 में। इसको कोलंबो प्लान के नाम से भी याद किया जाता है जी। 1950 है जी। कोलंबो प्लान आप याद रखिएगा कि 28 नवंबर को 1950 में ये मतलब है कि बनाया गया था। आप याद रखें श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर है। इसके 27 मेंबर हैं जी। इसका बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो थी कि इसमें ममालिक जो है वो मिलके क्या करेंगे कि एक दूसरे की मदद करेंगे ट्रेड के हवाले से। इसमें आप देखें तो बांग्लादेश, भूटान, फिजी, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है जी। तो वो मतलब है कि जो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी, बाद में इनके साथ और भी ममालिक जो है वो शामिल होते गए। तो कोई पूछे कोलंबो प्लान कब आया था, तो 1950 में आपने याद रखना है। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि जो रेड क्रॉस है जी, आप देखें कि रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है जी। आपको होता है कि इसके जो फाउंडर है हेनरी डोनेट जो है, उसको पहला नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है 1901 में जो है वो पीस के ऊपर।
ये बनी कब थी जी? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, आप याद रखिएगा कि ICRC के नाम से, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस बोलते हैं। 1863 में ये बनी थी, आप याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है, रेड क्रॉस का। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस आप याद रखें। तो इसका जो फाउंडर है उसका नाम है हेनरी डोनट। आप याद रखिएगा, हेनरी डोनट जो है, इसको क्या मिला था जी? 1901 में पीस का नोबेल प्राइज मिला था। तो आप याद रखिएगा कि 1901 में पीस का नोबेल प्राइज दिया गया हेनरी डोनट को जी। और हेनरी डोनट जो है ये पैदा हुआ था 1828 में, स्विट्जरलैंड के अंदर है जी। और इसकी डेथ हुई है 1910 में। यानी हेनरी डोनट जो है वो 1828 में पैदा हुआ, 1910 में उसकी वफात है जी। और इसको 1901 में नोबेल पीस प्राइज मिला है जी। लेकिन जो रेड क्रॉस है वो अभी तक 3 नोबेल प्राइज ले चुकी है जी। आपको पता होना चाहिए, 1917 में नोबेल मिला था पीस पे, और उसके बाद 1944 में, और फिर 1963 में। 3 नोबेल प्राइज जो है वो पीस पे किसको मिले हैं जी? ये रेड क्रॉस को। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जंगों के अंदर मतलब हेल्प करती है, नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह आ जाएं तो उसमें मतलब है ये हेल्प करती है। तो इस वजह से इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस आप याद रखिएगा कि वो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है जी। 1863 में ये बनी थी। इसके साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जी, ICJ। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आप याद रखिएगा कि 1945 में ये बनी है जी। ये भी एक मतलब इदारा है। आपको पता है ये UNO का, हमने स्ट्रक्चर में पढ़ाया था आपको कि UNO के स्ट्रक्चर में ICJ जो है वो एक उसका मेंबर जो है वो उसके 6 मेजर इदारे हैं जी। तो उनमें से एक ये है। जैसे आप देखें कि UNO सेक्रेटेरिएट है, UNO इकोनॉमिक काउंसिल है, UNO सिक्योरिटी काउंसिल, UNO जनरल असेंबली, UNO ट्रस्टी काउंसिल, और उसमें एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है जी। तो ये 6 में से एक ये है जी। तो आपने ये याद रखिएगा। अच्छा जी, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आपने ज़हन में रखना है कि ये बन रही थी, इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग में है जी। हेग, आप याद रखें कि जो हेग है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है जी। यहाँ पे 15 जज जो है वो सिलेक्ट होते हैं जी। उनकी मुद्दत होती है 9 साल, 9 साल के लिए होते हैं जी। तो आपको पता है कि पाकिस्तान का जो पहला जज यहाँ पे गया था वो सर जफरुल्लाह खान है जी। उनके ऊपर हमने मतलब है कि आपको एक इंशाल्लाह देंगे, सर जफरुल्लाह खान के ऊपर एक पूरी जो है वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो इंशाल्लाह देंगे। उसमें आपको A to Z जो है वो उनकी जिंदगी के बारे में, क्योंकि वो हेड भी रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो 2 दफा जज भी रहे हैं जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। तो पहले जज जो है वो सर जफरुल्लाह खान है जी, पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा जी, आगे आप देखिएगा, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है, ठीक है जी। आप याद रखें तो एक इंटरनेशनल ICC भी उसे बोलते हैं जी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जी। और एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। एक इसी तरह इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस भी है जी, जिसे हम इंटरपोल बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 चीजें आप याद रखें, क्योंकि जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो बनी थी 2002 है जी, ठीक है जी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो 1 जुलाई 2009 में मतलब 2002 में बनी है जी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस जो है, तो वो आप याद रखिएगा कि वो 1923 में बनी है जी। जो इंटरपोल जिसे हम बोलते हैं ना जी, 7 सितंबर 1923 में, इसको आप याद रखिएगा कि ICPO, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस जो है ना, वो आप याद रखें ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर लियोन में है, फ्रांस। आपको पता है कि लियोन शहर में वो हेडक्वार्टर है जी इंटरपोल का, इंटरनेशनल जो क्राइम पुलिस है जी। तो इसको ICPO भी बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन।
इंटरपोल। जी इंटरपोल। अच्छा जी, एक जर्नल सी ऑर्गेनाइजेशन रहती है जी, उसका आपको बता दूं कि ओपेक के नाम से, इंटरनेशनल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये भी पूछा जाता है जी। तो इस वजह से इसका बता देता हूं कि इंटरनेशनल जो है वो ओपेक जो है, इसका नाम याद रखिएगा जी, इंटरनेशनल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है ना, आप सॉरी इंटरनेशनल कह रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है जी। और ये कब बनी थी जी, तो आपने याद रखना है 1960 में, सितंबर 1960 है जी। और आपको पता है कि जब ऑयल निकला है दुनिया में, तो उस वक्त मतलब है कि तेजी के साथ लोग जो है वो ऑयल की तरफ आए, तो फिर उसकी रेट्स कम्युनिकेशन करना मतलब है उसके लिए जरूरी था। तो आपको पता होना चाहिए इसके 14 मेंबर हैं, 14th मेंबर है इसकी, जिनमें से आप याद रखिएगा कि 6 ममालिक जो है वो मिडल ईस्ट के हैं जी, 6 जो है, और 6 जो है ना वो अफ्रीका के हैं। ये मिडल ईस्ट वाले थे जी, और दूसरे अफ्रीका। 2 ममालिक आपने याद रखना है कि साउथ अमेरिका से मतलब है कि इनके साथ हैं जी, साउथ अमेरिका। तो इस तरह टोटल 14 ममालिक है। इनका मेन मकसद जो होता है कि इनकी ऑयल प्राइसेस वगैरह जो है उनको देखना। तो हेडक्वार्टर इनका क्या है, वियना, वियना ऑस्ट्रिया।